नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन चालकों और 10 साल पुराने डीजल वाहन चालकों के लिए एक बेहद जरूरी चर्चा हम हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका में करने वाले हैं। मसला ये है कि हरियाणा के एनसीआर के 14 जिलों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन अब जब्त होंगे, जिसके लिए पुलिस एक विशेष अभियान चलाएगी और अपना निर्धारित समय पूरा कर चुके वाहनों को स्क्रैप यानी कबाड़ करने के लिए वाहन मालिकों को प्रेरित किया जाएगा। और अगर वाहन मालिकों ने आदेशों का उल्लंघन किया तो उनके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। हरियाणा के कुल 14 जिले ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं, जबकि 8 जिले ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर से बाहर हैं, जिनमें पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और कैथल। इन जिलों में पुराने वाहनों को चलाया जा सकता है। बाकी के 14 जिलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करवाने के लिए हरियाणा पुलिस वाहनों के मालिकों को नए नियमों के प्रति जागरूक करेगी। ये जागरूकता अभियान करीब 15 दिनों तक चलेगा और उसके बाद सख्ती से आदेशों को लागू करवाने के लिए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके अंतर्गत वाहनों की जब्ती होगी और इन्हें नष्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में डीजल इंजन वाली 10 साल पुरानी और पेट्रोल इंजन वाली 15 साल पुरानी गाड़ियां चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने तय समय अवधि पूरी करने वाले पुराने वाहनों के संचालन को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस संबंध में एनजीटी ने भी गाइडलाइन जारी की हैं। यानी अब आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर की बात हम करें, जो ऐसे जिले जो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनमें हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार इस बात को लेकर अब कड़ाई के मूड में है कि जो भी वाहन पेट्रोल के 15 साल पुराने हैं उनको लेकर पहले वाहन मालिकों को जागरूक किया जाएगा। इसी तरह से डीजल वाहन चालक जो हैं इनको लेकर भी वाहन मालिकों को अवेयर किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा कि वो अपने इन गाड़ियों को जो है स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत करवाकर अमल में लेकर आए और उसके बाद जो बेनिफिट उन्हें मिलने वाले हैं उनका फायदा उठाएं। और अगर ऐसा नहीं किया जाता इन 15 दिनों के दौरान जागरूकता अभियान के बाद, तो उन्हें जब्त करने की कोशिश सरकार की तरफ से है। अब ये बड़ी बात है। अब इन तमाम चीजों को देखते हुए कुछ सवाल पैदा होते हैं। सवाल क्या है वो आपको दिखाते हैं एक करके सवाल पर, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि पुराने वाहन जब्त कब होंगे। सरकार ने कहा तो है, लेकिन ऐसा पहले भी कई बार कहा जा चुका। हरियाणा सरकार इसको लेकर सख्ती कितनी दिखाएगी, इस पर भी हम सवाल करेंगे। वह सुप्रीम आदेशों की क्या पालना हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत समय पहले भी ऐसा कहा गया, आदेश जारी किए गए, लेकिन उनकी पालना कितनी हुई। वाहन चालक इसको लेकर तैयार क्यों नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है। और इनको लेकर, इन नियमों को लेकर, इस पॉलिसी को लेकर अगर आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं तो आप भी अपनी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उसके जरिए अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़ेंगे उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। दोनों खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं परिचय कराता हूं। डॉक्टर संजय मेहता हैं, पर्यावरणविद हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और आकाश जिंदल जी हैं, अर्थशास्त्री, मेरे साथ। आकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मैं पहले संजय मेहता जी आपके पास आऊँगा, बातचीत करूँगा आपसे मैं कि ये जो आदेश हैं इनको सख्ती से लागू करवाने को लेकर अब सरकार, हरियाणा सरकार बात करूँगा, बहुत तत्पर नजर आती है। हालांकि लगभग 4 साल पहले, 4.5 साल पहले ये आदेश आए थे, इस तरह से उनकी पालना हुई नहीं, लेकिन अब इसको लेकर सरकार कहीं सख्ती के मूड में नजर आती है। क्या इन आदेशों का पालन करने में हमने बहुत ढिलाई कर दी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अब जैसे जैसे अब आने वाले दिनों में मौसम खराब रहेगा, प्रदूषण की स्थिति और ज्यादा खतरनाक होगी, उसको लेकर एक्टिवनेस दिखाने की कोशिश ये है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं स्वागत करता हूँ उनके इस फैसले का। और चाहे मैं खुद एक पीड़ित हूँ इसका, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसका कि हमें सबको पालना करनी चाहिए। और आने वाले वक्त में हालात बद से बदतर होने ही वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी तरफ हमने अभी भी आंख मूंद करके हम बैठे हैं। जैसे वेस्ट बर्निंग एक बहुत बड़ा एक इशू है, उसकी तरफ कोई अभी तक ऐसे इस तरह का सख्त कदम नहीं उठाया गया। और सुनने में तो आया है कि भी वो कोशिश करेंगे, लेकिन हालात जमीनी तौर पर अभी तक ऐसे कुछ नजर नहीं आ रहे। और दूसरा ये एक और कदम जिसकी तरफ इनको उठाना चाहिए था कि जो डीजल जनरेटर्स जो हैं उनको भी इस दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसके लिए भी था। इस वक्त तकरीबन 100 सोसाइटियां ऐसी हैं जिनके यहाँ पर पावर सप्लाई
डायरेक्ट नहीं है और वो डीजल जनरेशन पर ही चल रही हैं। तो उन एक एक डीजल यूनिट जो एक एक सोसाइटी में चलता है, वो तकरीबन 2-3 ट्रक के बराबर की पोल्यूशन जनरेट करता है। जी। और अभी तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया इस डायरेक्शन, जबकि ये भी सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है। तो बिल्कुल। इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। मैं इस चीज का मैं इस चीज के फेवर में हूँ, जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। स्क्रैप पॉलिसी होनी चाहिए थी। और इस पॉलिसी में एक और मेरी ये राय थी कि भी जो अगर किसी की गाड़ी अच्छी कंडीशन में है, तो जो स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत है कि वो एक 4% या 5% जो उसको इंसेंटिव देना चाहते हैं न्यू व्हीकल परचेज में, वो एक्चुअली उसकी कंडीशन के बेस पर वो परसेंटेज कैन बी इंक्रीज्ड। और अगर किसी की कंडीशन बुरी है तो वो उसको इंसेंटिव कम मिलना चाहिए, ताकि ये इंसेंटिव फ्यूचर में स्क्रैप पॉलिसी के अंदर सबके लिए रहे कि अपनी गाड़ी को हर कोई अच्छी तरीके से मेंटेन करे, ताकि जी। उसकी वैल्यू एंड में बनी रहे। बिल्कुल, एक अहम सवाल आपसे मैं करूंगा संजय जी। आपने कहा कि पुरानी यानी कुछ गाड़ियां अगर कंडीशन ठीक है तो वो उसको ज्यादा उसका फायदा मिलना चाहिए, लेकिन एक सवाल आपसे करूंगा उससे पहले दर्शक मेरे साथ है राजीव जैन दिल्ली से। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। आकाश जिंदल जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, ये जो पॉलिसी सरकार अब लेकर आई है, हालांकि इसको लेकर कोशिशें काफी समय से चल रही हैं, अब ये जो सरकार स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत चाहती है कि पुराने वाहनों को जो है स्क्रैप किया जाए, उनको कबाड़ के तौर पर इस्तेमाल करके तमाम चीज़ें, जैसे हम आयात करेंगे स्टील, उस आयात पे हमारा असर पड़ता है, गाड़ियों की कीमत कॉस्ट कम हो जाएगी, उसका फ़ायदा कंपनियों को तो होगा, लेकिन आम आदमी को कितना होगा, इस पर बात आपसे करना चाहूँगा मैं। और इस नीति को कितनी सख्ती से लागू करने की ज़रूरत आपको नज़र आती है? बहुत बढ़िया शमशेर जी। जी। मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ, सारा देश जानता है मुझे, और मेरे से ज्यादा मेरे ख्याल रुपए पैसे की बात और रुपए पैसे की भाषा कोई नहीं जानता होगा, समझता होगा। जी। एज एन इकोनॉमिस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे कीमती चीज, सबसे कॉस्टली चीज क्या है? मेरे हिसाब से सबसे कॉस्टली चीज शमशेर जी हमारी हेल्थ है। बिल्कुल। सबसे कॉस्टली चीज हमारे बंगले, कोठियां, मकान, ज्वेलरी, बैंक डिपॉजिट्स, स्टॉक्स या कार्स नहीं, हमारी हेल्थ है। जी। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए, पॉल्यूशन खत्म करनी चाहिए। देखिए, हम सब जानते हैं जब किसी के घर में कोई बीमार पड़ता है तो क्या कहा जाता है कि चाहे हमारे सारे पैसे लग जाएं, इसका इलाज हो जाए। बिल्कुल। तो हम सब जानते हैं हेल्थ इज द कॉस्टलीस्ट थिंग। तो हेल्थ को हमें सबसे इंपॉर्टेंट देनी होगी। वी हैव टू गिव द प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन हेल्थ। और अगर हेल्दी रहेंगी, कमाई होती रहेगी। तो मेरे हिसाब से जो भी ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए, सख्ती से इंप्लीमेंट करना चाहिए, और इसके अंदर सिटीजन्स को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिकॉज हम अगर पॉल्यूट कर रहे हैं, अगर हम इस एरिया में पॉल्यूशन फैला रहे हैं, तो किसकी हेल्थ खराब कर रहे हैं हम? जी। अपने बच्चों की, अपने परिवार की। जो लोग एनसीआर में गाड़ी चलाते हैं, उनके अपने बच्चे, उनकी अपनी प्रेग्नेंट लेडीज, उनका अपना परिवार, बुजुर्ग इस एरिया में है। तो आई थिंक सबसे कॉस्टली चीज को जो है, मैं तो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने के नाते कहूंगा, बचाना चाहिए। सबसे कॉस्टली चीज है ह्यूमन हेल्थ। और उसके लिए बिल्कुल डेफिनेटली स्क्रैपिंग पॉलिसी प्रॉपर होनी चाहिए जी। और उसके लिए हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा जी। आज एक और जरूरत है, अगर हरियाणा के उन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें जो एनसीआर में है, कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। देखिए, बहुत ज्यादा व्हीकल्स, बहुत ज्यादा गाड़ियों की परचेज क्यों होती है? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को उस तरीके से हम नहीं डेवलप कर पाए। अब जिस तरीके से दिल्ली में मेट्रो है, उस तरीके से रैपिड रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम या और चीजें हरियाणा के एनसीआर वाले इन एरियाज में आनी चाहिए। उससे क्या होगा, सरकार, मैं आपको पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे सकता हूं, डिटेल कैलकुलेशन दे सकता हूं। जितना सरकार का इन्वेस्टमेंट होगा, उससे कहीं ज्यादा रिटर्न्स इकोनॉमी से आ जाएंगी, कहीं ज्यादा जॉब जनरेट हो जाएंगी, कहीं ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। मानता हूं, मेरी बात सुनते ही शायद लोगों के दिमाग में आएगा कि जिंदल साहब, आप क्या उतने फंड्स हैं हमारे पास? क्या उतने फंड्स एलोकेट किए जा सकते हैं कि सारे के सारे हरियाणा के एनसीआर को कनेक्ट करें हम आरआरटीएस से, या मेट्रो जैसी कोई व्यवस्था करें? मैं उसमें डिटेल्ड एनालिसिस दे सकता हूं, हरियाणा गवर्नमेंट के साथ बैठ के उनको भी कंसल्टेंसी दे सकता हूं। अगर उस तरह के फंड्स लग जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा रिटर्न इकोनॉमी से आ जाएगी। हरियाणा में हालांकि वो अलग विषय है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कितना है
आपको ध्यान होगा, आप ही के साथ मैंने डिस्कस की थी ये चीज, वो भी दूर हो जाएगी और हरियाणा की ग्रोथ भी हो जाएगी। बट अगेन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल थिंग, हेल्थ इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट थिंग। हमें हेल्थ को सबसे बड़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए। गाड़ियां जो है, बंगले, मकान, एसेट्स, वो सब बाद में। अगर आदमी हेल्दी है तो साल में एक और गाड़ी बना बिल्कुल, लेगा। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो उससे आदमी को तो फायदा होगा ही होगा, उससे हम प्रदूषण को कम करके दूसरे लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं, खुद के साथ साथ। धर्मपाल मलिक हैं पानीपत से, दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं। धर्मपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर नमस्कार। मैं धर्मवीर मलिक हूँ सर, पानीपत से। जी धर्मवीर। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ट्रांसपोर्ट रूमों का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ जी। जी सर बोलिए। सर मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, क्या प्रदूषण गाड़ी फैलाती है या ट्रक का इंजन फैलाता है? ट्रक का इंजन प्रदूषण फैलाता है। क्यों नहीं उसका इंजन चेंज करके गरीब आदमी को रोटी खाने दिया जाए? बिल्कुल, एक 81 अहम इंजन बात आप कंपनी कर रख रहे दो। हैं धर्मवीर जी, एक अहम बात आप कर रहे हैं, और इसी को लेकर मैं संजय जी से सवाल करने वाला था। इसके अलावा और कोई सवाल आपका है तो मैं सवाल बात सर करूंगा। हम माननीय गडकरी जी के साथ मीटिंग के अंदर 7 आदमी थे हम जी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से। मैंने उनसे भी यही आग्रह किया था। प्रदूषण तो इंजन फैलाता है, टायर फैलाते नहीं, बाटी फैलाती नहीं, उसकी कोई गियर बक्सा फैलाता नहीं, और तो कोई प्रदूषण नहीं फैलाता। अगर ट्रांसपोर्टर की गाड़ी प्रदूषण फैलाती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसका पेटीबंद इंजन, जो भी इंजन का वो रख देंगे, और आपके जो पासिंग करने वाले आदमी हो उसको पास करें। जब पहले ये गाड़ी 15 साल पुरानी गाड़ी हमारी बॉम्बे भी चलती थी, कलकत्ता भी चलती थी, ऑल इंडिया चलती थी, उनमें कोई दिक्कत नहीं आती थी जी। तो आज क्या दिक्कत होगी? ये सरकार की मोनोपोली है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिली हुई है, इनकी गाड़ियां बिकवाने के लिए सारा ये काम कर रही है। सरकार ने चाहिए कि गरीब आदमी की तरफ भी देखना चाहिए। जो सिंगल मोटर मालिक इस पर रोटी खा रहा है कमा के, वो एक गाड़ी, नई गाड़ी आज कितने की है? 30 लाख रुपए की है, और पुरानी गाड़ी कबाड़ के अंदर वो 2 लाख की बिकती है जी, 2-2.5 लाख की तुल के बिकती है लोहे से जी। तो सर मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, असर से तो आप आवाज नहीं उठा सकते, सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकते। धर्मवीर जी, माफी के साथ मैं रोकूंगा आपको 1 मिनट। धर्मवीर जी 1 मिनट में रोकूंगा आपको। आप ये कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अपना नंबर, आपका नाम, सारी डिटेल दर्ज करा दें। आपने आवाज उठाई है, आपको हमने मंच दिया है, ये दर्शकों के लिए मंच है, और आपकी आवाज को हमने, जो इस वक्त सरकार के नुमाइंदे सुन रहे हैं, वहां तक आपकी आवाज जा रही है, और आगे भी हमें लगेगा कि आपकी आवाज को इस मंच का जो है जगह मिलनी चाहिए, तो हम आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी, आपने अपनी बातें रखी। संजय जी, एक अहम बात तो धर्मवीर जी ने कही है। बहुत से ऐसे लोग हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, जिनके पास एक गाड़ी है, या फिर कोई बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी गाड़ी कमाई से एक आध गाड़ी खरीदते हैं। लोअर मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, परिवार को, अपने बड़ा परिवार है, बड़ी फैमिली है, उसके आने जाने के लिए गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन उस गाड़ी को खरीदने के लिए अपने जीवन की गाड़ी कमाई उसमें लगा देते हैं। और एक आध ट्रक कोई व्यक्ति खरीदता है, तो जैसे कि धर्मवीर जी ने बात कही कि अगर गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, वो पोल्यूशन फैलाता है, तो जैसे उन्होंने नितिन गडकरी जी से बात की है, उसको लेकर कोई बदलाव हो सकता है। हमें तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना है ना, हमें आम आदमी प्रपोज नहीं डालना है। अगर ये तमाम चीजें होने से सब कुछ ठीक होता हो, पर्यावरण हमारा ठीक रहता हो। या एक बात और पूछूं आपसे कि जिस गाड़ी को मार्केट में चलते हुए, सड़क पर चलते हुए 16-17 साल हो चुके हैं, लेकिन वो प्रदूषण के मामले में उन नई गाड़ियों को टक्कर देती है जो 2-4 साल पहले किसी शोरूम से बाहर निकली, लेकिन उससे बेहतर उसके मेंटेनेंस है, तो क्या ऐसे लोगों को छूट नहीं मिलनी चाहिए? आपने कहा कि इनको रियायत मिलनी चाहिए स्क्रैप में भी, लेकिन क्या रियायत इनको ग्राउंड पर, सड़क पर दौड़ने में नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि हमारा पहला फोकस तो प्रदूषण को कम करना है, और अगर वो गाड़ी प्रदूषण नहीं फैलाती तो फिर उस मालिक का क्या दोष है जिसने इस गाड़ी को 15 साल तक अपने बाल बच्चों की तरह संभाल के रखा है? शमशेर जी, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में करप्शन कितनी है। आप अगर कोई इस तरह क्लियर कट पॉलिसी नहीं बनाते हैं तो फिर आपने बीच में एक अंगूठा लगाने के लिए किसी को वो दे दी, इजाजत दे दी। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अगर क्लियर कट पॉलिसी होगी तो जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है उसके लिए ये काम बहुत आसान हो जाता है जी, कि उसको सिर्फ 15 साल से पुरानी गाड़ी को सड़क पर नहीं दिखाई देना चाहिए। राइट? अगर आपने बीच में लगा दिया कि भी आपके पास अगर एक सर्टिफिकेट होगा, आप गाड़ी चला सकते हैं, तो ये आपने फिर एक अथॉरिटी, किसी को आपने एक धन्ना सेठ बना दिया, वो धन्ना सेठ के अब हाथ में पावर आ गई, और वो उसका वो यूज करे या मिस यूज करे, और फिर आप लगाते रहिए। उसके पीछे एक कमेटी लगाइए जो उसको क्रॉस चेक करे। तो एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए कि 15 साल गाड़ी अगर चली है तो उसके बाद वो गाड़ी जो है अब वो ऑफ द रोड हो।
जी यानी किसी बिल्कुल। पर भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में किसी ने भी देखी किसी की वो गाड़ी पुरानी, हम्म तो वो दैट शुड बी मतलब कि सबके साथ एक ही कोई भेदभाव नहीं होगा, हम्म राइट। पहली बात ये है। हम्म दूसरी बात ये है कि जिस तरह वो ट्रांसपोर्टर जी कह रहे थे, वो बात ठीक है उनकी कि भाई जो ट्रक हैं जो इतना धुआं फैला रहे हैं, हम्म उनको सड़कों से भी हटाना चाहिए और उसके ऊपर भी प्रेशर होना चाहिए। हम्म और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको नहीं करना चाहिए, हम्म ये भी करना चाहिए और वो भी करना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। जरूरी नहीं कि जो धुआं जो हमें दिखता है वो ही हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। हम्म जो डीजल का धुआं निकलता है जो नहीं दिखता है हम्म वो उससे भी ज्यादा हानिकारक है। जी बिल्कुल तो ये ये बात है। इसमें कुछ इस तरह की जो गैसेस निकलती हैं, जो हम्म नॉक्स और सॉक्स जिसको हम बोलते हैं, हम्म तो वो जो है वो शरीर के लिए, और जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं हम्म वो हमारे शरीर के लिए वाकई बहुत हार्मफुल है। बिल्कुल। तो इसी के बेसिस पर ही ये डिसीजंस बनी हैं कि भी ये स्टैंडर्ड्स बने। हम्म पहले फ्यूल के स्टैंडर्ड्स बने, अब ये स्क्रैपेज पॉलिसी एक आई है जिससे कि एक क्लियर कट एक निर्देश आ गया कि हम्म भी अब इतने साल के बाद की गाड़ी वो नहीं चलनी चाहिए। जी अब वो अब हम इस चीज को अगर हम पहले से ही क्लियर मान के चलेंगे तो सबके लिए ये एक आसान रहेगा। हम्म नहीं तो अगर हम एक बीच में अगर एक कुछ भी एक अड़ंगा छोड़ देते हैं हम्म कि आप ये सर्टिफिकेट लेके गाड़ी चला सकते हैं, हम्म या आप तो आपने किसी को पावर दे दी। हम्म अब कौन चेक करेगा, कौन उसको क्रॉस चेक करेगा, हम्म और कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा प्रॉपर, वो इश्यूज ऑफ रास्ते आप इम्प्लीमेंटेशन एक आ बात जाते कहना चाहते हैं मेहता साहब की रास्ते हमारे यहाँ निकालने वाले बहुत हैं, निकल भी जाते हैं, तरीके बहुत सारे हैं, हम निकाल सकते हैं हैं। इस तरीके से। ठीक है। एब्सोल्युटली रणवीर सिंह एब्सोल्युटली। रोहतक से एक दर्शक मेरे साथ है। रणवीर जी बहुत स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। जी नमस्कार रणवीर जी। शमशेर जी बड़ी अच्छी बात है कि हमारे को पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए, हम्म जी लेकिन खाली गाड़ियों को बंद करने से क्या पर्यावरण साफ हो जाएगा? गाड़ी की कंडीशन भी देखना चाहिए। एक मिडिल क्लास आदमी मुश्किल से जिंदगी में एक गाड़ी लेता है और साल में वो मुश्किल से 2000-3000 किलोमीटर चला पाता है, कहीं रिश्तेदारी में चला गया, कहीं मौसम के हिसाब से चला गया। तो उस गाड़ी का पॉल्यूशन किस लिए बनाया गया? पॉल्यूशन चेक करा और उसको चलाओ, टेस्ट करो। दूसरा बात मैं आप दोनों मेहमानों से पूछना चाहता हूँ, जो सबसे ज्यादा हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, इन एसीओ को क्यों नहीं बैन कर दिया जाता? कहीं भी एसी नहीं लगेगा, एसी नहीं चलेगा किसी ऑफिस में कहीं भी या घर में भी। एसी से सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलता है, इतनी गर्मी फैलाते हैं आकाश के अंदर। तो सबसे बड़ी चीज है, उसके ऊपर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा ना। ये तो एक गरीबों को मारने वाली बात है। हमारे न्यायालय को इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। एक आम आदमी जिंदगी मुश्किल से गाड़ी ले पाता है अपनी फैसिलिटी, उसको चलाने का उसके पास पैसा नहीं होता, इमरजेंसी में लेकर जाता है और फिर उसको 10 साल हो गए तो उसको बंद कर दिया। चली कितने 30 किलोमीटर 30,000 किलोमीटर। ये कोई टैक्सी थोड़ा ये कि टैक्सी वाले को मैं इसको देखो गाड़ी कंडीशन क्या है तब उसको बैन करो। पर्सनल वाहन की रणबीर जी बात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रणबीर जी बातचीत के लिए। आकाश जिंदल जी, एक दर्शक रणवीर जी ने बात कही और एक धर्मवीर मलिक बात कर रहे थे, इंजन में बदलाव की बात वो कर रहे थे कि गाड़ी की कंडीशन ठीक है, अब सरकार को कुछ तो रियायत मिलनी चाहिए, देनी चाहिए। दूसरा, पर्सनल गाड़ी को लेकर बात कर रहे थे रणवीर जी कि पर्सनल गाड़ी जो है वो, ये सब जानते हैं कि दिल्ली में कितने लोग हैं अपनी पर्सनल गाड़ी खरीदते हैं। यार आजकल तो दिल्ली के बाहर भी हम देख लेते हैं, वहाँ पर अपनी व्यक्तिगत तौर पर कोई गाड़ी खरीदता है और अपने किसी कामकाज के लिए लेकर निकलते हैं। ज़्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में गाड़ी लेकर निकलना तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है, लेकिन उन लोगों को भी 10 साल के बाद 15 साल के बाद उस गाड़ी को बेचना पड़ता है और उस बेचने के लिए रास्ते सब जानते हैं कि 100-200 किलोमीटर बाहर के दायरे में वो गाड़ियाँ आसानी से बिक जाती हैं। अब इनकी कंडीशन को लेकर भी क्या बात होनी चाहिए? कंडीशन अगर बेहतर है तो कानून तो सख्त, जैसे संजय मेहता जी ने एक बात कही कि हम दूसरे रास्ते निकाल लेते हैं, लेकिन उन रास्तों पर भी हमें कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग निकालने की कोशिश करते हैं। और पोल्यूशन की जो पर्ची अपनी बनवाते हैं, प्रदूषण की जो हम सर्टिफिकेट लेते हैं, वो फिर किस काम का? जी, सबसे पहले मैं सेकंड क्वेश्चन आंसर दूंगा जी। हमारे मित्र ने एक पॉइंट रेज किया कि एक व्यक्ति अपने पैसे से गाड़ी लेता है, उसकी फैमिली बहुत कम उस गाड़ी को यूज करती है, उसके बाद 10 साल या 15 साल बाद वो गाड़ी उसकी यूजेबल नहीं रहती। देखिए, उसका जवाब स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए। इनका प्रश्न जायज है, वो मैंने पार्शली दिया है। वो होना चाहिए बहुत स्ट्रांग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
अब यूरोप की बात करें, यूएस की बात करें, मानता हूं वहां की ग्राउंड रियलिटीज हमसे नहीं मैच करती, और वहां हर व्यक्ति गाड़ी खरीदने क्यों नहीं निकलता? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। जी। अब जैसे इन्होंने खुद ही कहा कि गाड़ी बहुत कम यूज करनी है एक परिवार ने, तो उसमें अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुरुस्त हो तो शायद वो गाड़ी ले ही ना। बिल्कुल अहम दूसरी बात बात, है। जो इन्होंने बात कही कि 2500 किलोमीटर साल के अंदर गाड़ी चलनी है, तो उसमें तो मैं एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मैं तो इनसे ये कहना चाहूंगा, मेरे मित्र, अगर 2500 किलोमीटर ही गाड़ी चलनी है, तो मैं तो एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो क्या सही है? आप उस गाड़ी के ऊपर इंटरेस्ट बर्डन, डेप्रिसिएशन सब सह रहे हैं। 2500 किलोमीटर चलनी है तो आप मेरे साथ कैलकुलेशन में बैठिए, आप टैक्सी लेके अगर 2500 किलोमीटर चलाते हैं तो आपकी कॉस्ट कहीं ज्यादा कम आएगी, तो उसके लिए आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। आप देखिए साल के अंदर गाड़ी का डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कितना है, और टैक्सी कितने में मिल जाएगी पूरे साल की फ्यूल के साथ। तो कहीं ना कहीं अगर इतनी कम गाड़ी यूज होनी है, एक तो सरकार को चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत दुरुस्त किया जाए, बहुत बढ़िया किया जाए, बहुत नायाब किया जाए, ताकि जिन लोगों को बहुत कम ट्रैवल करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज करें, परिवार जी। के साथ यूज करें। आज लोगों को पर्सनल व्हीकल क्यों चाहिए? उन्हें लगता है कि परिवार के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जाना है तो किस तरीके से बस में चढ़ेंगे, वो बस कहाँ उतार देगी, वहां से रिक्शा मिलेगा या ऑटो मिलेगा। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया कर देते हैं, जहां सबको हो कि कंफर्ट के साथ, में बुजुर्गों के साथ, जी। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जा सकता हूं, तो इस तरह की इश्यू ही नहीं आएगी। दूसरा, इस टैक्सी यूज की जा सकती है। देखिए अल्टीमेटली हमें पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं कम करना है, जी। और व्हीकल्स पॉल्यूशन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दूसरा जो फर्स्ट सवाल था कि उसमें होना चाहिए कि हर व्हीकल को, जो ये सवाल किया गया था कि क्या हर व्हीकल को देखा ना जाए, एग्जामिन ना किया जाए, उस तरीके से वो प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं रहेगी। देखिए कोई ना कोई रेगुलेशन तो बनाना ही पड़ता है, जी। कोई ना कोई सिंपल बात ये है, ठीक है, अब कोई कह सकता है, अब मान लीजिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, जब हम आप शमशेर जी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, 90% से ऊपर मेरिट लिस्ट होती थी ना, जी। तो होता था 90.1 आ गया तो मेरिट, 89.9 तो मेरिट में नहीं। अब हम जैसे स्टूडेंट्स को हमेशा ये डाउट रहता था कि मेरा तो 0.1 से 89.9 आ गया, मैं तो मेरिट में नहीं आया, मैं डिजर्व करता था। लेकिन अब रेगुलेशन तो, कोई ना कोई रेगुलेशन तो बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। क्रिकेट का मैदान देखते हैं, वहां 4-6 के लिए बाउंड्री लाइन बनानी पड़ती है ना हमें, तो रेगुलेशन के बिना तो जो है कोई भी चीज नहीं चलती। तो कहीं जी। ना कहीं प्रैक्टिकलिटी के लिए, और जब इतने ज्यादा व्हीकल्स हैं, तो कोई ना कोई रेगुलेशन हमें लाना ही होगा, कोई ना कोई रेगुलेशन हमें बनाना ही होगा। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को जरूर चाहिए ऐसे में कि जिन लोगों को धक्का लग रहा है, जिन लोगों का व्हीकल अब स्क्रैप होने जा रहा है, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी लाई जाए ताकि उनपे फाइनेंशियल इंपैक्ट कम पड़े। अब उसमें क्या क्या हो सकता है? जी। नए व्हीकल के लिए उनको स्टेट की तरफ से इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया जाए, कुछ सब्सिडी दी जाए। इस तरह की कई चीजें जो स्टेट गवर्नमेंट को मैं सजेस्ट कर सकता हूं, खासकर हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट को, कि जिस व्यक्ति का नुकसान हो रहा है इस वजह से कि उसका व्हीकल अब स्क्रैप में जाएगा, तो उसको थोड़ा कंफर्ट देने के लिए कुछ चीजें की जाए, जी। चाहे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए, चाहे कुछ सब्सिडी दी जाए। और फिर अगेन, हमारा टारगेट नई गाड़ियां बढ़ाना नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए पॉल्यूशन कम करना चाहिए। उसके लिए हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत रोबस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जी। हरियाणा में और पूरे देश बिल्कुल में और जितिन साहब, एनसीआर में आपने लाना दो ही। अहम बातें कही हैं कि एक तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, बेहतर होना चाहिए, और दूसरा जो गाड़ियां अच्छी कंडीशन में हैं, जिन लोगों ने संभाल के रखा है, उनको सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से कुछ रियायतें, अच्छी खास रियायतें मिलनी चाहिए। और ऐसी बातें संजय मेहता जी भी कर रहे हैं, उनका भी ये मानना है कि कोई ना कोई नियम ऐसा आना ज़रूरी था, नहीं तो फिर इस प्रकार से हमारे पास ऐसी रास्ते निकालने के लिए तरीके बहुत हैं, हम अवैध तरीके से, गलत तरीके से बनवा लेते हैं, काम करा भी लेते हैं। हम तो सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं अपने, हम जो एकेडमिक सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है देश में, हमारे अलग अलग प्रदेशों की बात करें तो। इसलिए ऐसा कोई नियम आना ज़रूरी था और इस नियम का पालन कराना भी ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो लोग अपनी गाड़ियों को बेहतर कंडीशन में रखते हैं, उनको सरकार की तरफ से कुछ रियायतें मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे अहम बात यह कि हमें प्रदूषण को कम करना है, प्रदूषण को रोकना है, और जब तक प्रदूषण नहीं रुकेगा तब तक हमारा स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा। और यह भी इसके साथ साथ जरूरी हो जाता है कि प्रदूषण को खत्म करने के लिए केवल गाड़ियां ही नहीं, उन तमाम चीजों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो प्रदूषण को ज्यादा हमारे समाज में बढ़ाती हैं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में उसका बड़ा कारक बनती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस खास चर्चा में सवाल आपका मेरे साथ इतना। अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।